गुड इवनिंग एवरीवन। शोभित शर्मा सर्वप्रथम पाठशाला से, और आज एक नया पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। मेरे साथ है भव्या धवन। भव्या धवन जो है, मैंने जैसे आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि हम लोग जो है ना गवर्नमेंट जॉब की एक अलग सीरीज लेंगे, और आज हम उस सीरीज में, क्योंकि बच्चे स्पेशली बोल रहे थे कि सर गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आई हैव कॉल्ड ऑन वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। कौन से बैच के थे भाई? मैं 2013 से 2016 तक आपके हाँ, पास था। 2013 से 2016 तक के बैच के सर हमारे पास थे, और इनको स्पेशली बुलाया है किस लिए भाई? बैंकिंग सेक्टर के लिए। ही इज वर्किंग इन ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और जो शुरुआत थी इनकी बेसिकली वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। देयर वाज नो सच थिंग जिसको कहना कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेट्स talk to him directly and find out what is it and how there was a that transformation happen, और क्या क्या चेंजेस एकदम से आए जिसकी वजह से इस लाइन में आए। लेट्स फाइंड आउट। भव्या, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और मेरा नाम भव्य धवन है। मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करता हूँ। मैं 2023 से पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब कर रहा हूँ, एंड मैंने 2022 में एग्ज़ाम का अटेम्प्ट दिया था। एग्ज़ाम का नेम है IBPS क्लरिकल। वहाँ से मैंने एग्ज़ाम क्लियर करके मैंने बैंक ज्वाइन किया था। मैं तब से बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ। बट मेरी जो शुरुआत सर के साथ हुई है, सर्वप्रथम के साथ हुई है, वो हुई है 2013 में, जब मैं 10th क्लास में मैंने ज्वाइन किया था सर के साथ। और 2016 12th तक मैं रहा, और उसके बाद सर ने मुझे इवन मेरी ग्रेजुएशन के लिए भी मैंने कोचिंग ली थी सर से, जिसमें मैंने IP कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज से, IP यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज से BCA क्लियर करी थी। BCA का मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। भव्या, यहीं पे क्वेश्चन आता है कि आप थे IT लाइन में। जी सर। ठीक है, एंट्रेंस भी आपने हमारे पास किया था जी। और उसके बाद आप चले गए IP में। IP से आपने किया BCA, और BCA के साथ साथ जी सर, अचानक से पूरा BCA होने से पहले ही या फिर BCA होने के बाद याद आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है? सर मैंने BCA करते टाइम तो मैंने ये सोचा था कि मैं BCA के बाद MBA करूँगा, बट 2019 में मैं जैसे ग्रेजुएट हो गया तो मैंने तभी एक्सप्लोर किया कि और MBA के अलावा और भी क्या फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जब सबसे ज़्यादा जो डिसीजन मेकिंग वाला मोमेंट आया, वो आया 2020 जनवरी फरवरी के टाइम पे, जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्स दूंगा। भव्या, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, जी सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब हमारी लास्ट बात हुई थी तो उस समय यू वर प्रिपेयरिंग फॉर SSC। यस SSC के लिए भी पहले SSC की तैयारी की थी, जी, उसके बाद बैंकिंग में गए, मेरे को जी, जहां तक याद है। जी सर। सर उसका रीज़न ये था SSC और बैंकिंग में बेसिकली ये चुनने का कि अगर हम SSC का सिलेबस देखें वो काफ़ी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग के सिलेबस से। मेरा यहीं पे क्वेश्चन आता है। जी सर। यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर SSC इन द वेरी बिगिनिंग, CGL की तैयारी की आपने। जी सर। एक दो अटेम्प्ट भी दिए, देन आफ्टर यू डाइवर्टेड टुवर्ड्स बैंकिंग सेक्टर। जी सर। तो व्हाट डिफरेंस यू फाइंड बिटवीन द टू, SSC CGL और बैंकिंग? दोनों की तैयारी, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है, बच्चा ये सोचता है कि भाई मैं जो हूं ना SSC की तैयारी कर रहा हूं, मैं बैंकिंग भी निकाल दूंगा। बच्चों के माइंड में ये हमेशा रहता है कि मैं ये दोनों चीजें साथ साथ कर लूंगा। जी सर। तो इसके बारे में ना थोड़ा सा एक एक स्टेप बाय स्टेप बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, तो सर SSC के अंदर बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर हमारा है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस। अब सर जो SSC का अगर हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखें उसको छोड़ दीजिए, अब आप आइए बैंकिंग पे। बैंकिंग के अंदर बेसिकली बैंकिंग में भी 4 सेम ही सब्जेक्ट्स आते हैं, बट एट द सेम टाइम दोनों का पैटर्न जो है वो बहुत फर्क है दोनों। दैट इज द मेन पॉइंट। अब पैटर्न बताइए बैंकिंग का, क्योंकि हम SSC को जो है ना हम अलग पॉडकास्ट में लेंगे, तो यू जस्ट टेल मी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम
एसएससी? सर जैसे अगर हम सिर्फ रीजनिंग उठाए, रीजनिंग के अंदर पजल्स आती हैं, उसके अंदर पजल्स के साथ साथ जैसे हमें टेबल्स बनानी आती हैं। अगर हम यही एसएससी में देखें, एसएससी में सिर्फ और सिर्फ एक एक क्वेश्चन, जैसे 25 क्वेश्चन अलग अलग होंगे, बिल्कुल डिफरेंट। बैंकिंग में ऐसा नहीं होता। बैंकिंग में अगर एक पजल आ रही है तो उसके 5 क्वेश्चन हैं, और दोनों के डिफिकल्टी लेवल में भी फर्क है। ओके, जी यानी एनालिटिकल पार्ट हाँ और न्यूमेरिकल पार्ट। जी, वो बैंकिंग साइड में काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा, मैथमेटिक्स में भी अंतर रहता है? बहुत ज़्यादा सर। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी जो हमारी बिल्कुल, रहती है। बिल्कुल। एसएससी में सर आपको एडवांस मैथ्स आनी चाहिए, साइड बाय साइड आपको बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम जो होती है, वो सॉल्व करनी है। बैंकिंग में वर्ड प्रॉब्लम करनी है सॉल्व, लेकिन उससे पहले अगर आपको सिर्फ आपकी बेसिक मैथ्स क्लियर है, आपको क्वांट्स मतलब बेसिकली आपको प्लस माइनस एडिशन, ये सारी चीज़ें, आपके टेबल्स बहुत क्लियर हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन बेस बहुत है। ओके बैंकिंग में कैलकुलेशन बहुत करनी है, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करनी है, ओके वहाँ पे थोड़ा सा, वहाँ पे भी एनालिटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा वो आ ओके। जाता है। जी सर। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है जी तो आप उसको सबसे पहली एडवाइस क्या दोगे? सर, सबसे पहली क्या एडवाइस, उसे 12th के बाद शुरू करना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद? सर मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन के सेकंड या थर्ड ईयर से शुरू कर देना चाहिए, ओके क्योंकि ग्रेज उसके लिए बहुत छोटी छोटी 3-4 चीज़ें हैं बेसिक, जो आपको अपनी लाइफ के रूटीन में लेके आनी है टू क्लियर द एग्ज़ाम। मैथ्स में आपको आपको आपकी जो काउंट, बेसिकली आपकी जो टेबल्स हैं वो अच्छे से होने चाहिए। आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ना, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इससे आपको मतलब कि आपको आपकी प्लस एडिशन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। और रही बात रीजनिंग की, आप डेली बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर का एक, जो न्यूज़पेपर सेक्शन में जो सॉल्व करने को पजल्स आती हैं, वो भी आप सॉल्व कर लें, क्रॉसवर्ड्स। क्रॉसवर्ड्स बेसिकली, तो वो भी बहुत हेल्प करेगी। और इंग्लिश के लिए सर सबसे जो मेन चीज़ है, कहाँ पे जो एसएससी और बैंकिंग की इंग्लिश बहुत फ़र्क आ जाता है, वो यही है कि जो बैंकिंग की इंग्लिश है उसके अंदर आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, वो फ़र्क पड़ता है। एसएससी में भी है, लेकिन वहाँ पे ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन है पार्ट वो है वो सबसे ज़्यादा ज़्यादा रहता है। आता है, तो यानी इसलिए। आपका छोटा सा मेन कहना ये है कि भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, हाँ इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए और सेकंड ईयर से करना हाँ, शुरू सेकेंड ईयर करें। से डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ लो सुबह, मोर देन इनफ है। हम्म। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन को, चाहे वो प्रीलिम्स का पार्ट हो, चाहे वो उसके आगे के मेंस का पार्ट हो, आप इजीली क्लियर कर लोगे अगर आप अच्छा भव्या, एंट्री लेवल जो है बैंक में जी जो हम बात करते हैं, जी सर। तो एंट्री लेवल कहाँ पे से शुरू होता है? आई थिंक 12th के बाद बच्चा, नहीं नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ही होता 12th के बेस पे नहीं होता है। नहीं, बैंकिंग में कोई एग्जाम? वो सब स्टाफ होती है वो। ओके, हाँ, वो सब स्टाफ होता है। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग नहीं, बेसिकली इट इज मोर सब स्टाफ, बेसिकली जो ऑफिस असिस्टेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद आइए आप। उसके बाद जो बैंकिंग इंडस्ट्री में आने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट 50% मिनिमम होना चाहिए, एंड 6 to 8 एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में आने के लिए। मेन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कराती है? सर बैंकिंग के लिए आईबीपीएस सबसे सबसे जो मेन मेन, है। इवन इंश्योरेंस सेक्टर के भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाती है। ठीक है, यानी आईबीपीएस के अगर आप एग्जाम वेबसाइट को जी सर्च करके रखें, आप उसकी अपडेट प्रॉपर रखें, तो यू विल फाइंड द वैकेंसीज ओवर देयर। या तो सबसे पहला काम है आपको आईबीपीएस की तरफ जी सर। ध्यान देना। और उसके अलावा आरबीआई। सर आरबीआई और वो एग्जाम्स थोड़े डिफरेंट लेवल के हो गए, बट बट उनका भी वी पैटर्न सेम। हाँ, हमें जो है ना बच्चों को ना हर चीज जी बतानी है इसमें, क्योंकि जी मैं यही चाह रहा था कि हम यहाँ पर इस पॉडकास्ट के थ्रू जी सबसे पहली चीज बच्चों को बैंकिंग से रिलेटेड जितने पोस्ट है जी सर। वो क्लियर करते चले। तो सर बेसिकली बैंकिंग के जो हम पहले शुरुआत के जो 6-7 एग्जाम्स हैं उनको मैं बताता हूँ। तो 3 तरीके के क्लेरिकल पोस्ट हैं, ठीक है। जो कि स्टेट वाइज पोस्ट होती हैं, कि आपको आपकी जिस स्टेट में हो आपको उसी स्टेट में ही जॉब मिलेगी। तो एंट्री लेवल पहले वहाँ से है, देन उसके अंदर 3 एग्जाम, जैसे एक आईबीपीएस क्लेरिकल हो गया, एक आरआरबी क्लेरिकल एग्जाम हो गया, देन देर इज दिस एसबीआई क्लेरिकल, जो एसबीआई अपना अलग से बैंक का एग्जाम करवाता है। अदर देन दैट इसी में ही प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के जो एग्जाम होते हैं
उनका भी एंड वो सेकंड वो स्केल 1 पोस्ट होती है, उसको वो प्रोबेशनरी ऑफिसर वो डायरेक्ट रिक्रूटेड होते हैं। तो वहाँ से, बट वो ऑल इंडिया जॉब है, वो ऑल इंडिया बेसिस पे आपको पोस्टिंग मिलती है। पोस्टिंग मिलती है। और आपको बेसिकली अब एक तरीके से हम उसको मैनेजमेंट ट्रेनी भी बोलते हैं। ओके। तो ये जॉब्स हैं। बस इन तीनों दोनों जॉब्स के अंदर, दोनों एग्जाम्स पैटर्न में फ़र्क बस ये है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर में इंटरव्यू भी आता ओके, एक इंटरव्यू और ऐड हो है, जाता है। इंटरव्यू ऐड हो जाता है। ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर्स के एग्जाम है, इंश्योरेंस सेक्टर में हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ओके। जैसे LIC अपना हो गई, NIACL हो गई, ये अपनी डिफरेंट अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट अच्छा कराती है। भव्या, इसके साथ साथ एक चीज बताओ, ये जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जी 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 जैसे सर। ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक हो गया, जी सर। इसमें अगर बच्चा जाना चाहे। सर इसमें जाने के एक तो एग्ज़ाम के भी रूट हैं, जैसे ओके। अभी रिसेंटली ही HDFC का और ICICI का, अभी रिसेंटली साउथ इंडियन बैंक का भी आ रखा है, तो इनके भी ऑफिसर्स के पोस्टिंग निकलती हैं, उनके भी एग्ज़ाम्स होते हैं। ओके। बट जितनी मेरी नॉलेज है सर, वो क्लासरूम ट्रेनिंग भी देते हैं शायद 9 मंथ्स की, ओके। तो वो उसके बाद रिक्रूट करते हैं। बट अच्छा। वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अदर देन दैट आप MBA करके जनरली ट्रेनिंग BBA भी और MBA करके भी, बच्चे दोनों ट्रेनिंग के, में हाँ, निकल जाते हैं। दोनों के रूट है। जी सर। एक RBI का बड़ा बच्चों के मन में रहता है कि जी सर। RBI की जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जी सर, तो बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बताओ। सर RBI जैसे कि पता है सेंट्रल बैंक है, सारे बैंकर्स का बैंक है वो, तो उसकी एज ऑफ नाउ 2 पोस्टिंग होती हैं। एक तो RBI असिस्टेंट की, जो कि स्टेट बेस्ड है, उसके अंदर इंटरव्यू नहीं होता। देन होती है RBI ग्रेड बी की जॉब। तो ग्रेड बी में वो डायरेक्ट मैनेजर लेवल जॉब है, तो उसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू, अच्छा। इवन प्रीलिम्स। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है उसके बीच में, ओके। मेंस क्लियर करने के बाद। ओके। मेंस क्लियर करने के बाद इवन SBI में भी ऑफिसर लेवल पे आपका मेंस क्लियर करने के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, बहुत बेसिक टेस्ट है। और देन आप इंटरव्यू देते हैं, then उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन जाते हैं। तो इस लाइन में और कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बची? है सर, नबार्ड है, नाबार्ड इज सिडबी देयर। है, ओके। मेरे ख्याल रिसेंट से ग्रामीण बैंक वगैरह भी इसी में वो कवर है। RRB ही, RRB, अच्छा, RRB उसमें आ वो गए। वो होते हैं, ग्रामीण बैंक भी हम्म। हैं। और उसके अलावा अभी रिसेंटली जैसे जो हमारी गिफ्ट सिटी गुजरात में है, उसका ओके। जो रेगुलेटर है IFSC, वो भी ओके। एग्जाम करवाती है। ओके। इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर IRDA, वो भी यही एग्जाम करवाता है। बट इन जो रेगुलेटर्स के एग्जाम है, इनका मेंस का वो थोड़ा टेक्निकल एग्जाम चला जाता है, वो फिर ये थोड़ा जनरल से हट जाते हैं। बट इनका प्रीलिम्स और बाकी सारे बैंकिंग का प्रीलिम्स मेंस सबका सेम। ओके। जी। भव्या, एक बच्चे को लगभग लगभग कितने घंटे हम्म। देने चाहिए इस पेपर को, एक बेसिक पेपर जो कि क्लैरिकल पोस्ट का है? ठीक है सर, अगर कॉलेज में है बच्चा, रेगुलर कॉलेज जा रहा रेगुलर है, कॉलेज जा रहा है, तो अगर हम मान के चले वो सुबह 9 से शाम को 5-6 बजे तक अपना कॉलेज जा रहा है, एंगेज्ड है पूरा। एंगेज है, तो वो कॉलेज टाइम में अगर डेली के, मैं ये मान के चलूँ कि 1 साल भी सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई कर ले, और वो भी 2 घंटे, मतलब ये कहने का मतलब है कि 2 घंटे लग के पढ़ाई की, जो मीनिंगफुल पढ़ाई होती है, तो एग्ज़ाम निकल सकता है। वीकेंड्स पे ऑब्वियसली वो 2 घंटे का 4 घंटे भी करे, ज़रूर करे, तभी जाके एग्ज़ाम इन द अर्ली एजेस, जो कि 21-22 की अर्ली एज है, उसके अंदर निकाल सकता है। और उस एज में एग्ज़ाम निकल जाना तो इट्स अ रियली बिग थिंग। एक चीज और साथ साथ पूछूंगा, जी सर। ये जो लग के पढ़ाई करना इज वन थिंग, जी। और इसमें जो हम मॉक देते हैं जी सर। वो कितना मैटर करता है? सर बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, जो हम SSC भी बोलते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मॉक्स ही। ओके। क्योंकि मॉक से सबसे पहले जो अपनी जो हम एनालिसिस करते हैं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, अब उसमें भी हम मार्क्स नहीं देखते, हम उसमें भी परसेंटाइल देखते हैं कि हम कितने लोगों से आगे हैं। तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सपोजिटली आपकी परसेंटाइल शुरू में कम, सबकी कमी रहती है, मेरी भी कम थी जब मैंने शुरू किया था। तो आप अपनी कमियां ढूंढते हो कि मेरा जैसे सपोज इंग्लिश सेक्शन वीक है, तो वहाँ पे फोकस करते हैं। मैथ्स है तो मैथ्स की प्रैक्टिस डेली करते हैं। रीजनिंग है तो रीजनिंग में पजल्स ज़्यादा बनाते हैं लोग।
तो ऐसे ही कि अगर हम देखें कि मॉक सपोजिटली 1 घंटे का, तो आपका एनालिसिस कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए। ओके। हाँ, और ऑन अगर आप तो जनरली बच्चे मॉक्स देख करके, रिजल्ट देख करके उसे पैक कर देते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन मेन पॉइंट क्या है? एनालाइज। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो सब बेकार है, जो सब मॉक बेकार दिया है। बेकार हो आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, लेकिन मेंस क्लियर करना उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो लेवल है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, इसलिए। भव्या, और कोई बच्चों के लिए आप टिप देना चाहते हैं जो बैंकिंग सेक्टर के लिए या इंश्योरेंस सेक्टर के जी। लिए अभी से हम्म, तैयारी करना चाहते हैं? सबसे पहले तो सर मैं यही बोलूँगा कि आप अम, सबसे पहले तो उनको अपना माइंड प्रिपेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सब जो सारी गेम जो बेसिकली आपको आगे पीछे कर सकती है, वो माइंड में ही है। उस भव्या देखो, इस समय क्या हो गया है, बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। हम्म, आफ्टर 12 दे नो किस ट्रैक पे जाना है, जी, दे आर वर्किंग ऑन दैट ओनली। बिल्कुल, अब पॉइंट क्या है, उनको एक तो बीच में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सर। उस डिस्ट्रैक्शन से बचना और उसके बाद उस पे काम करना, वो जो है ना मेन फोकस। सर उसके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि किसी का कोई मेंटर जो आपको बहुत अच्छे से मिले, जैसे मेरे केस में तो सर थे, मेरे को तो मैं तो आज भी मेंटरशिप लेता ही रहता हूँ कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे है, सब कुछ है। एक तो सबसे पहले मेंटर होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा मेंटर है, तो वो आपको टाइम टू टाइम रियलिटी चेक दे सकता है। और सिर्फ यही नहीं, आप साइड बाय साइड एग्ज़ाम्स दीजिए, डेली बेसिस पे मॉक्स दीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस फील्ड में आना चाहते हो। और थोड़ा सा भी, अगर बच्चा थोड़ा सा भी सीरियस है, तो वो उन एग्ज़ाम्स को और मॉक्स को देख के सर वैसे भी मेरे हिसाब से मोटिवेट होना चाहिए कि नहीं। और बाकी इन जॉब्स के सर, मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को एक, जब इतने स्मार्ट हैं, एक्सप्लोर करते ही हैं, तो इन जॉब्स के पर्क्स भी देख लेने चाहिए कि पर्क्स क्या क्या हैं, कैसे हैं, कितने हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर बहुत इसमें काम करता सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम कहते हैं जॉब सिक्योरिटी। है। जॉब सिक्योरिटी, हाँ, जॉब सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एक डिसेंट सैलरी है, और और रेपुटेशन। रेप्यूटेशन तो चलो सर वो तो अब भाई बंदा प्राइवेट के साथ भी कमा लेता है, लेकिन हाँ जरूर है, जरूर है, एक रेप्यूटेशन गवर्नमेंट बहुत जॉब जो आज भी हमारे यहाँ माइंडसेट है, बहुत, वो तो है सर, वो बड़ा मैटर करता है। वो भी है। भव्या, thank you very much for giving me your precious time. थैंक यू I सो मच hope सर। that you will get more and more promotions in future. और बिल्कुल बहुत जल्दी अगली बार जब हम मिले तो एक डिसेंट से अलग वाले लेवल पे मिलेंगे। जी सर, Hope जरूर that सर। we will meet you again. थैंक यू सो मच Thanks सर। from our side for coming here. बिल्कुल, Thank you very much, Bhavya. थैंक यू सो मच।